डियर स्टूडेंट्स, पिछले शीर्षक में हमने छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के उत्तर भारत में जो राजनीतिक स्थिति थी उस पर चर्चा की थी कि किस तरह जो वैदिक काल के जन थे वे जन से जनपद बने, उनका भौगोलिक विस्तार हुआ और कालांतर में वे जनपद जब अपने और विस्तृत स्वरूप में परिवर्तित हुए और विभिन्न जनपदों का आपस में जब विलय हुआ तो वे महाजनपद कहलाए। इस प्रकार ऋग्वैदिक जो जन थे वे जन आपस में संघर्षरत रहते थे, इसलिए विभिन्न जनों का विलय हो गया। अर्थात एक जन ने जब दूसरे जन पर आक्रमण किया और उसे अपने अधीन कर लिया तो इस तरह जनों की स्थिति परिवर्तित होने लगी। जन जो एक कबीलाई स्वरूप था, राज्य का एक कबीलाई रूप था और एक सीमित क्षेत्र में एक जन स्थित था, तो उस जन का जब विस्तार हुआ और उसने अन्य जनों को अपने अधीन किया तो तब उस जन की स्थिति विस्तृत हो गई और वह जन से जनपद बना। इसी प्रकार जब जनपदों की स्थिति और विस्तृत हुई और शक्तिशाली जनपदों ने जब अन्य जनपदों पर अधिकार किया तो कुछ जनपद और भी शक्तिशाली हो गए, उनका क्षेत्रीय विस्तार और भी बढ़ा और वे महाजनपद कहलाने लगे। धीरे धीरे छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक आते आते उत्तर भारत में और इसमें उत्तर पश्चिमी भारत और दक्षिण में गोदावरी तट का क्षेत्र सम्मिलित है। इस विस्तृत क्षेत्र में 16 महाजनपदों की स्थिति हमें देखने को मिलती है। इन 16 महाजनपदों के बारे में हमने पिछले शीर्षक में चर्चा की थी और उनकी भौगोलिक स्थिति पर भी प्रकाश डाला था। आज हम चर्चा करना चाहेंगे कि इन 16 महाजनपदों में जो राजनीतिक स्थिति थी वह कैसी थी तथा इनकी शासन प्रणाली किस प्रकार की थी। जो ये 16 महाजनपद थे इनके बारे में जब हम विस्तृत अध्ययन करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि इन 16 महाजनपदों में 14 में तो राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी तथा 2 जो महाजनपद थे उनमें गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली प्रचलित थी। भारतीय इतिहास के संदर्भ में ब्रिटिश काल में जो प्राचीन भारत का इतिहास लिखा गया और ब्रिटिश उपनिवेशवाद के अंतर्गत अंग्रेजों ने अपने शासन को न्यायोचित ठहराने के लिए ये तर्क गढ़े कि भारतीय प्राचीन काल से ही निरंकुश शासन के आदि रहे हैं, उन्हें अपने शासन करने का अर्थात स्वशासन और गणतंत्र का कोई अनुभव नहीं रहा। ये तर्क
औपनिवेशिक इतिहासकारों द्वारा, या हम कह सकते हैं कि साम्राज्यवादी इतिहासकारों द्वारा बार बार दिए गए, और यह दिखाने का प्रयास किया गया कि भारतीयों को अपना शासन चलाने में वे समर्थ नहीं थे और अंग्रेजों ने उन्हें शासन चलाने में सहयोग किया, उन्हें स्वशासन का परिचय कराया। परंतु स्थिति ऐसी नहीं थी। यहाँ पर मैं एक महत्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं उनका मानना है कि भारत में प्राचीन काल से ही निरंकुश शासन रहा है, जबकि यह तथ्य अपने आप में पूर्णतया निराधार है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में, जैसे बौद्ध ग्रंथ या जो विभिन्न जैन और ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उनसे स्पष्ट होता है कि भारत में प्राचीन काल में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली प्रचलित रही है। प्राचीन ग्रंथों में, विशेषकर बौद्ध ग्रंथों में, गण और संघ का उल्लेख बार बार आया है। इस संदर्भ में काशी प्रसाद जायसवाल एक प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं, जिन्होंने अपने ग्रंथ हिंदू पॉलिटी और हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इन तथ्यों को स्पष्ट किया कि प्राचीन भारत में निरंकुश शासन नहीं था, क्योंकि ये निरंकुशता की जो अवधारणा रही है यह साम्राज्यवादी इतिहासकारों द्वारा गढ़ी गई है। जायसवाल जी ने अपने शोध में कठोर परिश्रम किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत में प्राचीनतम और सफलतम गणतंत्रों का अस्तित्व रहा है, और वे मानते हैं कि जो यहाँ राजतंत्र भी था वह सीमित राजतंत्र था, निरंकुश राजतंत्र नहीं था। यद्यपि राइस डेविड्स ने भी बुद्ध काल के गणतंत्रों की, जो भारत में बौद्धकालीन गणतंत्र थे, उन पर चर्चा की है, परंतु काशी प्रसाद जायसवाल ने और अपने शोध कार्य में और अध्ययन किया, गहन अध्ययन किया, और यह स्पष्ट किया कि वैदिक काल की जो समिति थी, आपने वैदिक काल में सभा और समितियों का अध्ययन किया होगा, हमने उन पर चर्चा की थी। तो काशी प्रसाद जायसवाल मानते हैं कि जो वैदिक कालीन समिति थी वह एक प्रकार से संप्रभु प्रतिनिधि सभा थी, अर्थात समिति में सभी प्रकार के प्रभुता संपन्न अधिकार निहित थे, जो कि राज्य से संबद्ध सभी मामलों पर परिचर्चा करती थी और निर्णय लेती थी। सभा कुछ चुने हुए लोगों का एक निकाय थी जो समिति के अधीन कार्य करती थी। और आगे वे लिखते हैं कि उत्तर वैदिक काल के गण और संघ गणतंत्रीय संगठन थे। जो उत्तर वैदिक काल में हम गणों का उल्लेख पाते हैं और संघों का अध्ययन करते हैं, उस संदर्भ में के.पी. जायसवाल लिखते हैं कि ये जो गण और संघ थे ये गणतंत्रीय संगठन थे, जहां बहुमत के आधार पर निर्वाचित एक निकाय द्वारा निर्णय लिए जाते थे, अर्थात निर्वाचन की प्रणाली तब प्रचलित थी। वे लिखते हैं कि बौद्ध संघ जो थे वह लोकतांत्रिक प्रणाली के आधार पर कार्य करते थे, और इसी आधार पर वे मानते हैं कि बौद्ध संघों ने जो लोकतंत्रात्मक प्रणाली ग्रहण की वह भारतीय गणतंत्रों से ग्रहण की। तो वे लिखते हैं कि प्राचीन भारतीय गणतंत्रों ने प्रस्ताव पेश करने की प्रक्रिया शुरू की, कि जैसे जब भी कोई नया प्रस्ताव
नया कानून जब बनना हो तो पहले उसका प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता था, फिर उस पर वाद विवाद होता था और अंत में बहुमत द्वारा निर्णय लिया जाता था। इस तरह कोई भी प्रस्ताव कानून बनता था। अपने अध्ययन में काशी प्रसाद जायसवाल जी ने कोरम अर्थात गणपूर्ति के प्रावधान और जनमत संग्रह को भी कार्य रूप में प्रयुक्त होने का जिक्र किया है। इस तरह हम पाते हैं कि काशी प्रसाद जायसवाल ने अपने शोध द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि प्राचीन भारत में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली प्रचलित थी और यह गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली हमें महाजनपद काल में वज्जी और मल्ल महाजनपदों में स्पष्टतः देखने को मिलती है। जैसे जो वज्जी संघ था उसमें जो लिच्छवी थे वह मुख्य थे, तो लिच्छवियों की एक बड़ी सभा होती थी जिसमें उस क्षेत्र के सभी प्रमुख क्षत्रिय परिवारों का प्रतिनिधित्व होता था और यह सभा सामान्यतया बसंत ऋतु के आरंभ में ये सभा बैठती थी। इस सभा में सभा के प्रतिनिधि एकत्रित होते थे तथा महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते थे और इसी सभा के दौरान वे सभा में अपने नेतृत्व का भी चयन करते थे कि उनका नेतृत्व कौन करेगा, उनका नेता कौन होगा। और साथ ही साथ इस सभा में दैनिक प्रशासन चलाने के लिए एक 9 सदस्यीय समिति भी गठित की जाती थी जो दैनिक प्रशासन को देखती थी। जो ये प्रमुख सभा थी, इस सभा का आयोजन संथागार में किया जाता था और उस संथागार में अर्थात उस सभागार में सभा आरंभ होने से पहले प्रोटोकॉल, जो भी बैठने के जो नियम या कायदे होते थे वह तय किए जाते थे। बैठने की जो व्यवस्था थी वह पद के अनुरूप की जाती थी। जो मतदान होता था वह सलाका अर्थात एक लकड़ी की तख्ती के द्वारा होता था। इन लकड़ी के तख्तों पर सदस्य अपना मत लिखते थे और बाद में इन लकड़ी के तख्तियों को अर्थात इन सलाकाओं को सलाका ग्राहक एकत्रित करता था। इन सभाओं में गणपूर्ति, जो मैंने कहा कोरम हेतु एक गणपूरक अधिकारी होता था, अर्थात जो यह देखता था कि सभा आरंभ करने हेतु क्या कोरम पूरा है, क्या जो न्यूनतम सदस्य संख्या है गणपूर्ति जो है वो हो रही है, क्योंकि गणपूर्ति को जो है किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए आवश्यक माना जाता था। इस तरह प्राचीन भारत में 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व भारत में राजतंत्र और गणतंत्रात्मक शासन प्रणालियां प्रचलित थी। साम्राज्यवादी इतिहासकारों द्वारा जो यह बार बार जिक्र किया जाता है कि ब्रिटिश शासकों ने भारत को एक प्रकार से प्रजातांत्रिक प्रणाली का ज्ञान करवाया, तो मैं इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा कि यदि हम ब्रिटेन के संवैधानिक इतिहास का अध्ययन करें या ब्रिटेन के प्राचीन इतिहास का अध्ययन करें, तो हम पाते हैं कि ब्रिटेन अर्थात जिसे हम सामान्यतया इंग्लैंड के रूप में भी जानते हैं, जबकि ब्रिटेन के अंतर्गत 3 मुख्य द्वीप और उनका जो औपनिवेशिक साम्राज्य है वह सम्मिलित रहा है। तो इंग्लैंड में कभी भी जो है गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली नहीं रही। इस संदर्भ में यदि आप विस्तृत अध्ययन करेंगे तो हम पाते हैं कि कुछ सीमित समय के लिए इंग्लैंड में 1649 से 1660 ईस्वी तक जब रंप का शासन और क्रामवेल का निरंकुश शासन स्थापित रहा, इस अवधि के अतिरिक्त इंग्लैंड में
प्राचीन काल से ही राजतंत्र रहा है। यद्यपि वर्तमान में इंग्लैंड में संवैधानिक राजतंत्र प्रचलित है, परंतु वह एक आदर्श गणतंत्र नहीं है। आज भी इंग्लैंड के राजा या रानी को विशेषाधिकार प्राप्त हैं और सामान्य नागरिक जो है राजा या रानी का पद ग्रहण नहीं कर सकता है। तो वह इंग्लैंड या वे अंग्रेज जिन्होंने कभी गणतंत्रात्मक शासन देखा ही नहीं, वे भारतीयों को गणतंत्र की शिक्षा देते हैं, जबकि प्राचीन काल में भारत में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली प्रचलित रही है। तो इसे भी एक साम्राज्यवादी सोच कहा जा सकता है और भारतीयों को हीन दिखाने के लिए उन्हें यह कहा जाता है कि वे अपना शासन चलाने में समर्थ नहीं थे। यही ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान मुख्य धारणा प्रचलित रही कि अंग्रेज भारतीयों को शासन करना सिखा रहे हैं, उन्हें अपना शासन चलाने में सक्षम बना रहे हैं। अपने शीर्षक पर पुनः मैं वापस आना चाहूँगा कि जो 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व भारत में 16 महाजनपद थे, कालांतर में इन 16 महाजनपदों की राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन हुआ और परिणाम स्वरूप आपसी संघर्ष के कारण 16 में से जो 12 महाजनपद थे वह धीरे धीरे समाप्त प्राय हो गए और उनका विलय 4 मुख्य महाजनपदों में हो गया। और जो 4 महाजनपद रह गए वे थे कोसल, वत्स, अवंती और मगध। कोसल वही महाजनपद था जिसकी 2 राजधानियां थी, श्रावस्ती जिसे वर्तमान में सहेत महेत नामक स्थान से उसकी पहचान की जाती है। जो श्रावस्ती थी वह उत्तर कोसल की राजधानी थी तथा कुशावती दक्षिण कोसल की राजधानी थी। विद्वानों के अनुसार साकेत और अयोध्या इसके प्रमुख नगर माने गए हैं। कालांतर में कोसल ने काशी महाजनपद को भी अपने अधीन कर लिया था और प्रसेनजित इस कोसल महाजनपद का एक प्रमुख शासक हुआ, जिसके कि तत्कालीन मगध सम्राट बिंबिसार से अच्छे संबंध थे, किंतु बाद में किन्हीं कारणों से उनके बीच संघर्ष हो गया, जिस पे हम आगे चर्चा करेंगे। और कालांतर में शिशुनाग वंश के शासनकाल में मगध ने कोसल को अपने अधीन कर लिया। इसी तरह जो दूसरा महत्वपूर्ण महाजनपद था वत्स, यह महाजनपद गंगा नदी के दक्षिण में स्थित था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी और वत्स और अवंती के मध्य कई वर्षों तक संघर्ष रहा, जिसका उल्लेख हमें किंवदंतियों में मिलता है। और बाद में वत्स को भी शिशुनाग वंश के शासकों ने मगध में मिला लिया था। जो अवंती का शासक था प्रद्योत, उसकी और वत्स नरेश की शत्रुता कई वर्षों तक बनी रही। तीसरा महत्वपूर्ण महाजनपद था अवंती। यह महाजनपद मालवा क्षेत्र में स्थित था। इसकी भी 2 प्रमुख राजधानी थी, महिष्मती जो आधुनिक माहेश्वर के रूप में उसकी पहचान की जाती है, तथा उज्जैनी जिसे आज हम उज्जैन के रूप में जानते हैं। अवंती का प्रसिद्ध शासक प्रद्योत हुआ और अवंती का भी जो है मगध साम्राज्य में विलय शिशुनाग वंश ने कर दिया था। इसलिए कालांतर में मगध एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभरा, उसका उदय हुआ। चौथा जो महत्वपूर्ण महाजनपद था मगध, जैसे कि मैं बता रहा था कि मगध महाजनपद
कालांतर में इतना शक्तिशाली बना कि उसने भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और वृहद्रथ वंश, हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश इस साम्राज्य के महत्वपूर्ण राजवंश रहे, जिन्होंने भारत के एक विशाल भूभाग पर शासन किया। और नंद साम्राज्य तो इतना विस्तृत था कि नंद साम्राज्य के बारे में और नंद सेना के बारे में सुनकर सिकंदर की सेना के हौसले पस्त हो गए थे, और इसी कारण सिकंदर की सेना ने व्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। यह भी एक विचारणीय बिंदु है कि साम्राज्यवादी इतिहासकार सिकंदर को विश्व विजेता तो मानते हैं, परंतु यह उल्लेख करना भूल जाते हैं कि नंद साम्राज्य कितना विशाल रहा होगा, उसकी सेना कितनी शक्तिशाली रही होगी, जिसके बारे में सुन करके ही सिकंदर की सेना के हौसले पस्त हो गए थे और उन्होंने व्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था, और व्यास नदी से ही फिर सिकंदर वापस लौट गया था। अगले शीर्षक में हम मगध साम्राज्य का किस तरह उत्कर्ष हुआ इस पर चर्चा करेंगे।